दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक घटनाक्रम को लेकर पिछले दिनों काफी विवाद उठा है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको एक बड़े कैंपेन के रूप में तब्दील किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह सुल्तानपुर जिले में एक बैंक डकैती कांड के अभियुक्त मंगेश यादव की नृशंस हत्या की गई है पुलिस की देखरेख में, पुलिस द्वारा। उसे एनकाउंटर कहना बिल्कुल गलत है, ये फर्जी मामला है पूरा का पूरा, और इसकी उन्होंने जांच कराने की मांग की। ये मामला जमीनी स्तर पर, स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच पहले से बड़ा मुद्दा बना हुआ था, खासकर जब मंगेश के घर वालों द्वारा बार बार सवाल उठाया गया कि पुलिस ने उसको तो 2 तारीख को ही हस्तगत कर लिया था और वो ले जाकर के अपने पास उसको रखा और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। वह अभियुक्त था, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और लेकिन वो कन्विक्ट नहीं था। उसके ऊपर पहले से कुछ मामले थे, लेकिन उसको फिर इनामी एक अपराधी के रूप में घोषित किया गया और इनाम भी कई बार बढ़ाए गए, 2 बार संभवतः बढ़ाए गए। लेकिन दोस्तों, इस बीच में देश के एक बड़े नेता और लोकसभा में विपक्ष के लीडर एलओपी राहुल गांधी ने, जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसके कामकाज के तौर तरीकों पर बहुत गंभीर सवाल उठाया है। तो जो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के स्तर पर उठाया, उसको बड़े स्तर पर एक तरह से राहुल गांधी की आवाज उठाने से ये मामला बहुत बड़ा बन गया है। और उन्होंने तो ये कहा है कि ए प्रोफेशनल फोर्स लाइक द एसटीएफ इज बीइंग रन लाइक ए क्रिमिनल गैंग अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट एंड द साइलेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन दिस इशू क्लियर कंसेंट टू दिस ठोको नीति, गांधी से। यानी उनका कहना है कि ये ठोको नीति जो उत्तर प्रदेश सरकार की है, इसको इंडोर्समेंट एक तरह से सेंटर के साइलेंस से मिल रहा है। तो दोस्तों, हम आज इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार जो उत्तर प्रदेश की रग रग पहचानते हैं, एक एक मसले जानते हैं, हमारे साथ शरद प्रधान मौजूद हैं। शरद प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। हमने एक भूमिका अपने दर्शकों के लिए दी ताकि वो समझ सकें कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप हमसे या हमारे दर्शकों श्रोताओं से बहुत ज्यादा जानते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप उनको बताएं कि वाकई ये सुल्तानपुर का जो पूरा मसला है, कैसे महज सुल्तानपुर का नहीं है, कैसे महज एक व्यक्ति की हत्या का मामला नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा बृहत्तर मामला है। तो आप अब अपनी बात कहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी, मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में रखने के लिए। ये जो आपने बात कही, ये प्रॉब्लम यूपी गवर्नमेंट की है, जो इनाम घोषित करके और इनाम बढ़ा देने की आदत, ये योगी आदित्यनाथ सरकार जैसे ही बनी थी 2017 में, उसके बाद ही ये शुरू हो गया था। उस टाइम पे एनकाउंटर्स उनके दिमाग में बैठा हुआ था कि एनकाउंटर के जरिए से माफ करिएगा, हम ये साबित कर देंगे कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर बेहद खराब था और उन्होंने यहाँ पे राम राज्य कायम कर दिया। तो आपको सुन के शायद ताज्जुब हो कि जब 2017 से अभी तक जो टोटल एनकाउंटर्स हुए हैं, लोग टोटल मरे हुए लोगों का नहीं बता रहा हूं, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड है 10,713। ये दुनिया में कहीं नहीं आपने सुना होगा। और जब ये मुझे याद है, जब उस टाइम पे 2017 में जो शुरू हुए और करीब 1100 या कुछ हो चुके थे, तो मेरे पास बीबीसी वालों का फोन आया कि भाई आपके यहाँ 1000 से ऊपर एनकाउंटर हो गए हैं, एक इस पे आप एक पीस लिख दो। कभी कभी मैं उनके लिए लिखता हूँ। तो मैंने कहा नहीं है, 1000 एनकाउंटर्स कहाँ हो गए होंगे? बोले नहीं नहीं नहीं, आप बताओ। फिर मैंने उस टाइम जो डायरेक्टर जनरल थे उनसे पूछा, तो बोले कि नहीं नहीं शरद जी, वो तो वो बिल्कुल इतने सारे, उन्होंने कोई फिगर बताई, इतने सारे आप एनकाउंटर्स हुए। तो मैंने कहा ऐसा है, मुझे उन लोगों के लिस्ट चाहिए जितने जो लोग मरे, वो उनकी पूरी लिस्ट दे दीजिए एनकाउंटर्स। तो बोले नहीं नहीं, मरे नहीं है सब। तो हमने क्या मतलब? बोले अरे शरद जी, आप तो समझते हैं एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़। मैंने कहा वो तो मैम, वो तो डिक्शनरी मीनिंग है, लेकिन जो माने, जो समझा जाता है एनकाउंटर के मतलब से कि मार दिया पुलिस ने।
बोले नहीं नहीं नहीं, मरे तो उस टाइम पे 67 मर चुके थे, 67। तो मरे तो सिर्फ 67 ने मचा। मैंने कहा अच्छा सिर्फ 67, अब आप अप्रोच देखिए कि सिर्फ 67 मरे हैं। और मैंने कहा बाकी? बोले बाकियों में इंजर्ड है कुछ, और कुछ जो है वो जेल में है। तो ये प्रक्रिया उसी टाइम से स्टार्ट हो गई थी उर्मिलेश जी, कि जिसको बचाना है, पुलिस ने जिससे सौदा कर लिया, पुलिस ने किसी को बचाना है या जाति के नाम पे उसको प्रोटेक्शन देना है किन्हीं वजहों से, तो उसको तो सरेंडर करवा के या पकड़ करके जेल भेज देते और दूसरा को इंजर्ड कर देते थे। फिर इन्हें शौक चढ़ा कि नहीं, इनको कुछ लोगों को ऑपरेशन लंगड़ा करके स्टार्ट किया कि पैरों में गोली मारिए। तो ये एक नया तरीका बन गया पुलिस के लिए बचाने का लोगों को, कि जिसको नहीं मारना है। और वही हुआ आज। सोचिए आज इतने साल हो गए हैं, 7वां साल है योगी आदित्यनाथ को सरकार बनाए हुए, और अब ये प्रैक्टिस एक हैबिट सी बन गई है। और ये तो सामने उजागर इसलिए हुआ क्योंकि अखिलेश यादव ने इस मामले को टेकअप किया। उसमें वो मंगेश यादव नाम का एक क्रिमिनल था। सुल्तानपुर में एक बहुत बड़ी डकैती हुई थी। छोटा सा शहर है सुल्तानपुर, वहां 5-6 करोड़ रुपए की एक सुनार के वहां डकैती हो गई दिन दहाड़े। और मुंह में कपड़ा वपड़ा बांध के लोग आए थे, जिन्होंने किया मोटरसाइकिल पे भाग गए, सब छीन छान के। उसके बाद जब पकड़े गए तो उसमें 6 या 7 लोग पकड़े गए। उनमें से 6 और 7 में से सिर्फ एक था जो ओबीसी का था, और उसका नाम था मंगेश यादव। बाकी एक ब्राह्मण कम्युनिटी से था और बाकी सारे ठाकुर थे। अब आप ध्यान रखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ठाकुर थे क्योंकि ठाकुरों का बड़ा वर्चस्व है आजकल। योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर है और योगी आदित्यनाथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है ठाकुरवाद के नाम पे अपने आप को स्थापित करने की। और ये फैक्ट है कि राजनाथ सिंह को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है जहां तक ठाकुरों का सवाल, ठाकुर नेतागिरी का सवाल। तो उसमें अब जाहिर है अब आपको अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो जितने ठाकुर और या दूसरे सवर्ण थे इन क्रिमिनल्स में जिन्होंने ये डकैती डाली, बाकायदा पुलिस ने एक केस वर्कआउट किया, उसमें उनके नाम आए। उनमें से जो सरगना थे उनको तो सरेंडर करवा दिया गया। मतलब बड़ा करवा दिया, मैं कहता हूं सरेंडर किया करता कोई नहीं है, करवाया जाता। तो उससे सेफ हो गए, ना जेल चले गए। बाकियों को 4-3 जनों को पैर में गोली मार दी, और वो भी मामूली सी गोली मारी है, कोई किसी को कोई सीरियस इंजरी नहीं, और इसको मार दिया। तो तभी ये मामला सामने आया कि यूपी गवर्नमेंट का, जब से ये माना भी जा रहा है पिछले काफी दिनों से, जब से ये हार हुई लोकसभा की और अखिलेश यादव की पार्टी ने बहुत अच्छा किया है, तब से ये बैठ गया, सरकार ने तय कर लिया कि अब टारगेटेड किलिंग करना है, और टारगेट करना है मुसलमानों को। इससे पहले मुसलमानों को और यादव को, पहले खाली मुसलमानों को किया जाता था, हिंदू मुसलमान डिवाइड करके वोट ले लेना, लेकिन इस 24 के लोकसभा चुनाव में वर्क नहीं किया। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं तो खींच निकालनी थी, तो अब वो तो यादव से सबसे ज्यादा, क्योंकि अखिलेश यादव यादव है। तो सब ये बाकायदा ये मैसेज है सब जगह कि ढूंढ ढूंढ करके जो अच्छा क्रिमिनल्स तो सब कम्युनिटीज के होते हैं, तो वो ढूंढ ढूंढ करके इनको मारो, और मुसलमान तो है ही टारगेट। उसी के तहत ये शख्स मंगेश यादव मार दिया गया। नहीं तो अगर मारना ही था तो ये सबको मार सकते थे, ऐसा तो था नहीं, वो तो इनकी कस्टडी में था, सबको मालूम है कि कस्टडी में था। और ये जो प्रैक्टिस मैं जो बता रहा था कि जो अवार्ड रिवॉर्ड वाली प्रैक्टिस है, ये उस जमाने में भी की गई थी। मुझे याद है जब पता किया, जब उस टाइम में 67 थे, तो उन 67 में 43 मुस्लिम्स थे उस टाइम पे, और छोटे छोटे ऑफेंडर्स भी थे उसमें, या दलित थे बाकी, या कोई ओबीसी के थे, कोई सवर्ण जाति का नहीं था। सवर्ण जाति का पहला आदमी जो क्रिमिनल मारा गया वो विकास दुबे था, वो जी जो कि, और उसको इसलिए मारा क्योंकि पुलिस के 8 लोगों को उसने मार दिया था बड़ी बेरहमी से। तो ये हो गया उसके, तो पुलिस ने की इतनी खुंदक चढ़ गई थी उसके ऊपर कि उससे उसको खत्म करना था, वरना शायद वो भी नहीं। क्योंकि जब यूपी ने ऑपरेशन चलाया ये क्रिमिनल वाला, आप सोच लीजिए ये है इनका रवैया। विकास यादव उस लिस्ट में नहीं थे जो बड़े बड़े विकास क्रिमिनल, और दुबे। विकास यादव विकास माफ करिएगा, विकास दुबे जी एस्टैब्लिश्ड क्रिमिनल थे, वो काफी खूंखार क्रिमिनल थे। लेकिन जो पुलिस की लिस्ट थी जिसके तहत तमाम लोग मारे गए थे, उसमें विकास दुबे नहीं थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो तो सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि पुलिस वालों को उसने मार दिया, तब वो आए, वरना तो सेफ घूमते, बड़े बड़े क्रिमिनल सेफ घूमते। और तमाम पेटी ऑफेंडर्स को पकड़ करके अपनी कस्टडी में रख करके थोड़े दिन उनके ऊपर इनाम घोषित कर दिया।
और इनाम घोषित करके ऐसा दर्शाया जाता है, कभी-कभी 2-2 बार इनाम, जैसे कि क्योंकि जब मारा जाता है बोलता है कि ये नहीं बोलते कौन है, कोई नोबडी नोज़ देम, बोले 25,000 का इनामी अपराधी मार कर दिया गया। 50,000 का इनामी, कुछ जाता नहीं, पुलिस के पास आदमी है, उसको घोष अब उस आदमी को कोई नहीं जानता उस जिले में कि इतना बड़ा क्रिमिनल है। लेकिन ये करके ये दिखाना कि हमने इतने बड़े क्रिमिनल को मार दिया। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में क्राइम की क्या हालत है कि उनके वो योगी आदित्यनाथ के उप मुख्यमंत्री और 2 एमएलएज़ ने अभी महीने भर पहले तमाम बुरा-भला कहा है यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि इससे बदतर लॉ एंड ऑर्डर हमने नहीं देखा। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं देखा। पार्टी के एमपी एमएलएस बोल रहे हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ कहते हैं यूपी में तो राम राज आ चुका। तो आप अच्छा, पब्लिसिटी इसी बात की होती है। पब्लिसिटी में जो एक्सपेंडिचर है वो एक अलग डायमेंशन है मुद्दा उसका, है। वो जी, भी आपने कभी नहीं सुना होगा। 1600 करोड़ जी। का बजट है पब्लिसिटी का। तो जब पब्लिसिटी के जरिए से उस ऐसा पर हम फिर कभी आएँगे, उस पर फिर बिल्कुल, कभी बिल्कुल। आएँगे शरद जी। लेकिन मैं नहीं, देखो एक ये झूठ को सच बनाने के लिए वो तरीका है, इसलिए मैंने वोट किया। तो जी, झूठ जी। बताना कि साहब बड़ा क्राइम कंट्रोल हो गया, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, ये उस पब्लिसिटी के ज़रिए से होता है। मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था, हुँ, वो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले में यूपी तो अव्वल है ही है, हुँ, लेकिन जेलों में उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जो बंदी और उसमें भी कन्विक्ट नहीं, ये सारे विचाराधीन कैदियों की बात मैं कर रहा हूँ। वो हुँ, हाईएस्ट नंबर ऑफ जो विचाराधीन कैदी हैं, वे दलित हैं, वे मुस्लिम हैं और वे ओबीसी हैं। ओबीसी ये बिल्कुल। 3 जो कैटेगरी है, मुस्लिम, दलित और ओबीसी, ये 3 कैटेगरी के लोग सबसे अधिक विचाराधीन कैदी हैं, हाँ, जो अंडर ट्रायल हैं, दे आर नॉट कन्विक्ट और वो उत्तर हाँ, प्रदेश की जेलों में हैं और संभवतः यह नेशनल रिकॉर्ड है। तो मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहता हूँ कि ये तो केवल एक अपने दर्शकों श्रोताओं को एक जानकारी के लिए मैंने बात कही कि इस घटना जी, की जब इंक्वायरी की बात होने लगी, तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने मजिस्ट्रेट की अगुवाई में एक इंक्वायरी घोषित की है और वो हाँ, हाँ, एसडीएम रैंक का। सवाल इस बात का है कि जब एसटीएफ में जो अफसरान हैं, जो उसी कैटेगरी के हैं हाँ, और हाँ, उसी सरकार के अधीन काम करते हैं, सरकार कोई एक डिपार्टमेंट नहीं होती है, सभी डिपार्टमेंट को मिलकर सरकार चलती है। तो एक डिपार्टमेंट अगर कोई गलती करता है, प्रशासन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर गलत काम करता है, तो क्या हुँ। दूसरा डिपार्टमेंट उसकी इंक्वायरी निष्पक्ष कर पाएगा? तो ये मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का जो मसला है, उसको आप कैसे समझते हैं? और इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कैसे किया जा सकता है? उमेश जी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। लेकिन यू एक एक रूटीन प्रैक्टिस है। ये मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी तो हमेशा आई वॉश होती है। क्योंकि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का एक रूटीन प्रोसीजर है जो लेड डाउन है लॉ लॉ में कि अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो आप मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी एक मामूली सा मैजिस्ट्रेट करता है एसडीएम लेवल का या एडीएम लेवल का। और ये मान के चला जाता है हमारे यहाँ तो यूपी में कि वो इंक्वायरी वैसी ही होती है जैसे कि सरकार चाहती है। तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इज एन आई वॉश। जनता को बताने के लिए देखिए मैजिस्ट्रेट ने कह दिया अब तो पुलिस ने गड़बड़ नहीं करी। क्योंकि पुराने कानून में चला आ रहा है कि मैजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट दिया जाता है उस पे यकीन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे उसका कोई मीनिंग है। जो जांच की मांग करी जा रही थी वो जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करी जा रही थी और जुडिशियल इंक्वायरी की जाती है हाई कोर्ट के जज द्वारा। अब तो बाद में ये तक मैनिपुलेट होने लगा है कि इंक्वायरी वहां पे भी उस लेवल पे भी मैनिपुलेट कर लिया। रिटायर्ड जजेस को करते हैं और वो भी ऐसे जजेस को करते हैं जो रिटायर्ड जजेस जो सरकार के माफिक हो। तो ये जी, तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इज मीनिंगलेस। इसको कोई भी ना तो उसके घर वालों को कुछ तसल्ली होगी, ना तो अच्छा इसमें ना तो उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करी। अगर जी, सीबीआई करते तो दिखता कि हाँ सरकार निष्पक्ष है। लेकिन सरकार उसे प्रोटेक्ट कर रही उन एसटीएफ वालों को जिन्होंने टोटल जो है फर्जी तरीके से ये काम किया है। ये सोच के मतलब लोकतंत्र में 2024 के टाइम में आप किस तरह ऐसी मानसिकता रख सकते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। ये कौन-सा लोकतंत्र है और ये कौन-सा एक जो प्रदेश है, जहाँ इस तरीके की चीज़ को जायज़ ठहराया जाए। जी।
ये राहुल गांधी और अन्य नेता जो हैं, मैं समझता हूँ विपक्ष के ज्यादातर नेता इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो मांग कर रहे हैं कि अभी योगी महाराज के कार्यकाल में जितने इस तरह के इनकाउंटर हुए हैं वो ज्यादातर फर्जी हैं, इसलिए पूरे इनकाउंटर्स की जांच के लिए एक बड़ा न्यायिक आयोग की बात कर रहे हैं, बड़ी न्यायिक कमेटी की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये केवल एक पॉलिटिकल मांग है या वाकई उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में एक जरूरत है? मुझे लगता है कि इसकी वाकई में जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके के मामले, जैसा मैंने आपको बताया, अगर 10,713 एनकाउंटर्स हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 150 या उससे ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, तो हजारों, कई हजार लोग इंजर्ड बैठे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सुओ मोटो, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इसकी कॉग्निजेंस लेके इसमें इस लेवल की जांच, और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए, तब इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन शरद जी, क्या इस तरह की सुप्रीम कोर्ट के देखरेख की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार तैयार होगी, आपको लगता है? क्या नहीं नहीं, इसके लिए? अगर सुप्रीम कोर्ट, देखिए हाई कोर्ट का नहीं कह सकता मैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर करेगा तो निश्चित रूप से सही, तैयार होने की बात नहीं है, इसमें कोई कंसेंट नहीं ली जाती है स्टेट की, वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए कंसेंट ली जाती है। उसमें पुराना जो डीएसपी एक्ट है, दिल्ली स्टेट पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जिसके तहत या सीबीआई बना था, उसमें जरूरी है, मैंडेटरी है, लेकिन कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी के लिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं, कोर्ट का को राइट है पूरा करने का। शरद जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। इस बीच ये घटना घटी है, स्वयं आप बता हाँ, रहे हैं और सारी न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग बता रही है, वेबसाइटों पर आ रहा है, यूट्यूब चैनलों पर आ रहा है कि इस सुल्तानपुर की घटना में अपर कास्ट के भी कई अभियुक्त हैं। एक उसमें यादव था, यादव मारा गया, शेष लोग या तो हिरासत में हैं या उसमें एक संभवतः भागा हुआ है। उसको भागा है या भगाया गया है, नोबडी नोज, वो जांच का विषय है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि बैकग्राउंड यह है कि पहले मुस्लिम काफी मारे गए, उसमें मुस्लिम क्रिमिनल या मुस्लिम इनोसेंट जो भी आप कहिए, वो एक विवाद का विषय है। अभी एक यादव को मारा गया, कई और यादवों को गिरफ्तार किया गया है, कईयों के घरों पर हमले कराए गए, कुछ के घर गिराए भी गए। तो इस तरह की घटनाएं काफी हुई हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में पहले मुस्लिम अब यादव, इस तरह के कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है और एक अपर कास्ट मोबिलाइजेशन, और अपर कास्ट मोबिलाइजेशन के तहत एक ओबीसी में एक अलग कम्युनिटी, कुछ और जो और कम्युनिटीज हैं उनको जोड़ करके एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश हो रही है कि देखिए जी, हम तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश को संभाल रहे हैं, ये लोग असल में दिक्कत हमारे सामने पैदा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। ये वो कारण है, कहीं ये बिल्कुल पॉलिटिक्स तो नहीं बिल्कुल है? बिल्कुल ठीक आपने कहा, आपका बिल्कुल एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये शुरुआत हुई थी इसकी हिंदू मुस्लिम डिवाइड से और हिंदू पोलराइजेशन से, उसी के तहत मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता था, ये इस वजह से, जिससे कि हिंदुओं का वो तबका जो इस बात से खुश होता है कि मुस्लिम्स टारगेट किए जा रहे हैं, उनको ये मोबिलाइज कर सके। ऑलरेडी आरएसएस का पूरा कैंपेन इस पे चलता ही रहा है कि हर बुराई के लिए जिम्मेदार हैं मुसलमान, चाहे मौसम खराब हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे महंगाई हो, सबके लिए मुसलमान जिम्मेदार है। तो ये एक कैंपेन चल रहा था, तो उसके तहत ये किया जाता था। ये अभी और रिसेंट है, जब इनको ये लगने लगा, जब से 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके की हार मिली और अखिलेश यादव की पार्टी को 37 लोकसभा सीटें मिली, जो कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा तमाचा था। उस माहौल में जहां 80 पे 80 का दावा करते थे अमित शाह और मोदी कहते थे 400 पार देश में, तो उसमें जब इनको इनको मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद इनकी खींच सारी जो है वो हो गई अगेंस्ट यादव। तो ये एक मैसेज मुसलमानों के लिए तो है ही, एक टाइप का स्टैंडर्ड टारगेट पे हैं वो लोग, लेकिन साथ में ये चला गया कि समाजवादी पार्टी के को टारगेट करना है, और ये दिखा दो, एस्टैब्लिश कर दो कि सारी गुंडागर्दी सिर्फ इन यादवों की वजह से है, और बाकियों को जो अपर कास्ट पॉलिटिक्स तो करनी ही है इसके जरिए से, ये तो है ही। और कोशिश ये करो कि और भी लोगों को किसी तरीके से ये हो जाए कि आइसोलेट करके ये सारे यादव गड़बड़ कर रहे हैं। तो इस चक्कर में वो ये भूल रहे हैं कि ये पुलिस वाले दलितों को और ओबीसी को वैसे भी इल ट्रीट करते हैं, और आज के माहौल में और ज्यादा करने लगे हैं कि उन्हें और लाइसेंस मिल गया। तो ये बताना है कि उन्हें मालूम, और दूसरा सबको मालूम है कि
योगी आदित्यनाथ की बहुत स्ट्रांग वीकनेस है ठाकुर्स के लिए। तो जनरली जिस तरीके से एक टाइम में होता था कि एक कम्युनिटी के लोग जिसका जो बैठा है कुर्सी पे, उसी कम्युनिटी के लोग ऐश करते थे, हर थाने पे उनको दे दिया जाता था। ये मुलायम सिंह यादव के ज़माने में भी था ये एक्यूज़ेशन। तो ये अब हो गया है कि जो अब आपको ज़्यादातर जगहों पे जो लोग काबिज़ मिलेंगे इम्पोर्टेंट कुर्सियों पे, वो ठाकुर्स मिलेंगे, पुलिस में ख़ास तौर से। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा फैल गई है कि आज की डेट में वो खुलेआम जो चाहते हैं करते हैं। अब इस वाले सुल्तानपुर के मामले में जो डिप्टी एसपी जो लीड कर रहे थे, ये उस दिन का शूट आउट, वो उनका नाम है डीके शाही और ये बताया जाता है कि वो भी ठाकुर है। और उन्होंने बाकायदा हाँ, जो एसटीएफ के चीफ हैं वो भी ठाकुर है। इसी तरीके से और बहुत सी जगह। तो ऐसी सिचुएशन में इनका जो वो तो टारगेट पे हैं, प्रोटेक्शन इनको देना है और साथ ही साथ तो ठाकुरों को तो मोबिलाइज़ कर ही चुके हैं। साथ ही साथ ये और जो आपने जो शंका जताई कि और अपर कास्ट को भी मोबिलाइज़ करने में लगे, जिनके लिए बीजेपी जानी जाती है हमेशा से कि बेसिकली अपर कास्ट पार्टी रही है। तो अंदर-अंदर कितना भी ऊपर से दिखावे के लिए करें और मोदी कोशिश करें कि बैकवर्ड्स को हमें अपने साथ लाना है, लेकिन अंदर से जो इन्हेरेंट इनके जो वो है एंटीपैथी है वो ओबीसीज़ के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है। क्योंकि इनको भाते नहीं है वो लोग जो जिनको लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी समझा गया है हमेशा से। और बीजेपी वालों का जो ओरिएंटेशन है, वो पूरा उन आरएसएस की लाइन्स पे अपर कास्ट एंड अपर कास्ट। लेकिन शरद जी बिल्कुल आखिर में कि आखिर इस तरह के जो मसला है और चूंकि ये मंगेश वाला जो ये हत्याकांड या फर्जी इनकाउंटर कांड जो भी आप कहिए जो ये एक सामने आ गया है 15 दिन का वक्त दिया गया है मजिस्ट्रेट हाँ। इंक्वायरी के लिए। तो अगर चुनाव से पहले मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी करा करके और बता दिया जाए कि नहीं साहब ये बिल्कुल सही इनकाउंटर था, इसमें कोई फर्जी मामला नहीं था, और फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश की बीजेपी की तरफ से विपक्ष के खिलाफ एक कैंपेन काउंटर कैंपेन शुरू कर देंगे ये लोग, अगर ये प्लानिंग है तो कि भाई ये देखिए कितना गलत एलिगेशन लगा रहे थे इंक्वायरी में, तो ये बात सामने आ गई, तो क्या विपक्ष इसको लेकर सतर्क है कि वो कैसे इसको काउंटर करेगा? मेरा ख्याल तो बिल्कुल सतर्क होना चाहिए उर्मिलेश जी, ये तो फोरगॉन कंक्लूजन है। सबको मालूम है जिस दिन मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई थी उसी दिन हमारा तो उसी दिन से मानना ये था कि ये लीपापोती हो रही है और उसके बाद वो यही चलाएंगे कि ये झूठा कैंपेन चलाया। देखिए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, अरे मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की सैंक्टिटी क्या है ये आम जनता जानती है। सबको मालूम है कि ये खाली खाना पूरी हो रही है, ये इसमें इसमें कुछ नहीं निकलना है। तो इसके लिए विपक्ष को सतर्क रहने की जरूरत है, मेरा ख्याल होगा भी। और विपक्ष इस बात को पहले ही उठा देना चाहिए विपक्ष को कि इसमें या तो वाकई में इंडिपेंडेंट जांच हो। ये इस इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं है, ये तो वही इंक्वायरी होगी जो सरकार चाहती है। ये सिर्फ मैजिस्ट्रेट के दस्तखत होंगे। लेकिन इसमें जो केंद्र और राज्य के जो रिश्ते इस समय हैं बताए जाते हैं राजनीतिक तौर पे कि मोदी जी और अमित शाह जी ये दोनों नहीं चाहते कि योगी महाराज उत्तर प्रदेश की जो हुकूमत है उसको लीड करें काफी समय तक। एक कॉन्ट्रडिक्शन तो है, तो ये जो मसला इस तरह का उठ रहा है, लीडर अपोजिशन उठा रहे हैं, अखिलेश यादव उठा रहे हैं, क्या ये भी कोई प्रभाव डालेगा इस पूरे मामले में? ये देखिए आने वाला टाइम बताएगा, क्योंकि ये बात की बहुत चर्चा है कि वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं, इनको पसंद नहीं करते हैं और यहाँ तक कि कुछ बातचीत तक नहीं होती है लोगों में, दोनों में। तो ऐसी सूरत में केंद्र क्या एक्शन, देखिए केंद्र सुओ मोटो इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता है। ये मामला जुडिशरी तो कर सकती है, लेकिन केंद्र ये नहीं कर सकता कि उस मामले को, हालांकि एक जो केस था आपको याद होगा कुलदीप सिंह सेंगर वाला केस था जिसमें बड़ा खुल करके प्रोटेक्ट किया था इन्होंने, योगी सरकार ने ही, आई थिंक जो नए नए उन्नाव आए थे। उन्नाव वगैरह उन्नाव का उन्नाव का एमएलए केस था। था, बीजेपी का एमएलए, गैंग रेप उसने जी किया था और जी दलित लड़की थी, उसको मरवा उसके बाप को मरवा भी दिया। और जी वो खुलेआम लखनऊ में घूमता था, पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही थी। उसमें सुओ मोटो केंद्रीय सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करके एकदम सीबीआई भेज दी थी, तब वो अरेस्ट हुआ। तो वो उस जमाने में हुआ था, एक ऐसा प्रेसिडेंट है। अब इसमें करते हैं कि नहीं, क्योंकि पार्टी के एमएलए का मामला था, उससे सरकार की बहुत बदनामी होती है, बीजेपी की बदनामी होती है और नई नई सरकार। जी आज की डेट में वो करते हैं कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। जी। थैंक यू शरद जी, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद, यू। शुक्रिया। तो दोस्तों थैंक यू। आज हमने उत्तर प्रदेश के इस एक कांड पर
इस तरह की जो चर्चा आपसे की है, आपको कैसी लगी ये चर्चा हमें जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।